आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बोला कि सर एक लेक्चर लेके आई कि वक्त क्या होता है, तो हम बात करेंगे। एक बार मैंने एक लड़की से पूछा कि बताओ टाइम क्या होता है, वक्त क्या होता है, तो उसने बोला सर वक्त वक्त होता है। क्या? बहुत बढ़िया जवाब। तो वक्त की बात करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ये खाली घड़ी है, घड़ी में जो टिक टिक होती है वही वक्त है। बिल्कुल भी नहीं। वक्त ये है ही नहीं। टाइम एक डायमेंशन है। डायमेंशन आप समझते हैं, एक नया दरवाजा। वन डायमेंशन जब आप एक ही तरफ देख पाए, दो डायमेंशन दोनों तरफ, तीन डायमेंशन हर तरफ, एक 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 दरवाजा खुलता जाता है। चौथा डायमेंशन टाइम है। तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस लेक्चर में टाइम की बात करेंगे। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? वक्त जो है हर जगह एक समान है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। शॉर्ट लेक्चर होगा, ज्यादा मैं लंबा इसको नहीं करूंगा, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारी जर्नी अभी तक की। 13.5 अरब साल पहले, 13.82 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ। जब सिंगुलैरिटी थी, बहुत सारी एनर्जी यहां पे ही बंद थी। आप समझ ही सकते होंगे। वक्त था ही नहीं। टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट। अभी भी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो बोलते हैं वक्त है ही नहीं, टाइम कुछ नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे एक्शंस टाइम को डिफाइन करते हैं। एक थर्मल थ्योरी है ऐसे करके। एक थ्योरी में यह भी बताया जाता है कि जैसे एटम होता है ना, वैसे ही टाइम होता है। आप किसी सॉलिड को देखें, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको ग्रेन्स मिलेंगे छोटे छोटे, और अंदर जाएंगे एटम्स मिलेंगे। ऐसे ही टाइम भी ग्रेनुलर है, टाइम भी छोटे छोटे ग्रेन्स में डिवाइड है। लेकिन ये सब थ्योरीज है, जो प्रूफ हो चुका है मैं उसको बताऊंगा। मैथमेटिकली भी एल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्सवेल इक्वेशंस की भी हम बात करेंगे। तो भैया बिग बैंग क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक चीज मैं पहले से क्लियर कर दूं, स्पेस और टाइम एक ही है, ठीक है? इसको एक ही में लिया जाता है। स्पेस एंड टाइम क्या है? जब मैंने क्वांटम फिजिक्स और ब्लैक होल का लेक्चर लिया था, तब मैंने आपको बताया था। इसमें हम थोड़ा अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिग बैंग हुआ, भयानक एक्सप्लोजन। हमारी धरती, मतलब हमारे ब्रह्मांड का बनना शुरू हुआ, और ये सब 13.5 अरब साल पहले। आपको बता दूं, वैसे हमारे यूनिवर्स की कहानी, हमारे ब्रह्मांड, ऐसी टोटल 6 थ्योरीज हैं। उनमें से सबसे एक्सेप्टेड बिग बैंग है। तो बिग बैंग हुआ जब वक्त ही नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि बिग बैंग से पहले वक्त था ही नहीं, ये सब कुछ एक जगह था। यानी कि जब बिग बैंग हुआ तब वक्त आया, तब टाइम बनना शुरू हुआ। सबसे पहले टाइम ही बना। ये 0 सेकेंड आप देख सकते हैं, ये टाइम स्केल है। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टाइम स्केल है, और ये है आपका 0 सेकेंड। कुछ नहीं बिग बैंग से पहले। ठीक वैसे ही कि जब जब तक आप इस दुनिया में नहीं आए तब तक वक्त नहीं है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तब आपके लिए वक्त शुरू होता है। तो वैसे ही वक्त था ही नहीं, फिर होता है बिग बैंग। अब ये देखिए आप, 3.5 लाख साल तक तो ऐसे ही हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं रिकंबिनेशन शुरू हुआ। रिकंबिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए, फिर पार्टिकल्स बने, देन ऑर्डिनरी मैटर्स जो है, पार्टिकल्स ने कपलिंग शुरू की। लेकिन रिकंबिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बिग बैंग में। रिकंबिनेशन मतलब क्या? जब ऑर्डिनरी मैटर पार्टिकल जो है, उन्होंने दे एक्चुअली डीकपल फ्रॉम लाइट, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारा रिलीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं, यहां पे फोटॉन्स को पार्टिकल्स पकड़े हुए थे। आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, आप जा नहीं पा रहे बाहर, उस सर्कल को तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन रिकंबिनेशन क्या करता है? रिकंबिनेशन में ये जो फोटोन, इसको पार्टिकल घेरे हुए थे, ये बाहर निकल गया, और उसके बाद हमारा माइक्रोवेव बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया। एक बार फोटोन फोटोन लाइट फोटॉन्स के थ्रू ही तो ट्रैवल करती है, तो खेल खत्म। तब हमारा कॉस्मिक बैकग्राउंड और हमारा कॉस्मोस बनना शुरू हुआ। कॉस्मोस सीरीज देखिएगा, 10 एपिसोड की कमाल की सीरीज है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये डार्क एजेस हो गया। फिर 400 मिलियन ईयर्स एगो स्टार और गैलेक्सी बनने शुरू हुए। पहला स्टार 400 मिलियन ईयर्स एगो बना, एंड देन उसके बाद फिर तो सब कुछ गैलेक्सी बनते गए, फिर प्लैनेट्स बने, फिर क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स। तो जब साइंटिस्ट ने पीछे देखा कि भाई ये सब कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है और ये सब टाइम से रिलेटेड है, तब हम बिग बैंग पे पहुंचे। और हम कैसे सॉल्व करते हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डेटिंग टेक्निक से। वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे।
फिलहाल अभी हम यहां पे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि भैया देखो यूनिवर्स तो एक्सपैंड होता जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड ही हो रहा है ना। आपको पता है ना कि हर चीज मूव कर रही है, गैलेक्सी भी हमारी मूव कर रही है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो यूनिवर्स तो एक्सपैंड होता जा रहा है और एक दिन ये यूनिवर्स फिर से सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम में क्रंच हो जाएगा। यानी कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, सच्चाई। अब हम वक्त की बात करते हैं। उससे पहले आप देखिए ये डिफरेंशियल फॉर्म। देखो टाइम को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। टाइम एक इनडेफिनेट कंटिन्यूड प्रोसेस है। इवेंट्स जो हैं वो होते जा रहे हैं। जब आप दुनिया में आए तब आपके लिए वक्त शुरू हुआ, उसके बाद आप बड़े हुए, वक्त बीतता गया बीतता गया। ये घड़ी से नहीं है, घड़ी तो खाली एक पैमाना है वक्त को नापने का, लेकिन वक्त क्या है इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं। कहीं पे वक्त धीमे है, कहीं पे वक्त तेज है, कहीं पे वक्त है ही नहीं। ग्रेविटी जब होती है तो वक्त बहुत धीमे चलता है, लाइट की स्पीड से जाएंगे तो वक्त थम जाता है। तो वक्त बेसिकली क्या है? वक्त को हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में बांटते हैं। जो हो गया वो एनर्जी के फॉर्म में वो वेस्ट होता जा रहा है भाई, एंट्रोपी। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा अभी टेक्निकल नहीं होऊंगा, लेकिन जो हो गया है वो पार्टिकल फॉर्म में इकट्ठा हो गया है आपके पास्ट में, समझ गए? और उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लगातार एंट्रोपी, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, लगातार एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा हमारा यूनिवर्स, उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। और एंट्रोपी इज रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम इज इंडेफिनिट कंटिन्यूड प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट्स दैट अकर apparently irreversible succession from the past। तो टाइम बढ़ता जा रहा है, ये इवेंट है। अब दोस्तों वक्त की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग मैंने आपको बताया। वक्त आया कहां से? वक्त पहले था ही नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वक्त है ही नहीं। बिग बैंग से वक्त शुरू हुआ और उसके बाद वक्त ने सब चीजों को डिफाइन करना शुरू किया। सीक्वेंस में इवेंट्स होते गए। हमारी लाइफ में भी सीक्वेंस में ही इवेंट्स होते हैं। वक्त खराब चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये भी वक्त बीत जाएगा। लेकिन फिर आए हमारे मैक्सवेल, जिन्होंने ऐतिहासिक इक्वेशंस दे दी। मैक्सवेल से पहले आते फेराडे, फेराडे के बाद है मैक्सवेल। फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी दी दुनिया को, फिर मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। देखिए ये है E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों को कंबाइन कर दिया है। आपको इसमें गॉस लॉ भी मिल जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ भी मिल जाएगा, सारे लॉज इसी में मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज है सब इसी में आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर दिया। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या ऐसे लेना देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का लेना देना है ये है लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट ऑफ स्पीड इक्वल टू E/B। और ये जो μ0 होता है ये परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। यानी कि जब आप, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होती है, दैट डिफाइंस मैग्नेटिक फील्ड μ0, एप्सिलॉन नॉट डिफाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो C इक्वल टू E/B। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। अब आप बोलेंगे सर इसका वक्त से क्या लेना देना है? दोस्तों इसका वक्त से भयानक लेना देना है। ये आइंस्टीन ने हमको बताया। एल्बर्ट आइंस्टीन, जब समझ में नहीं आ रहा था वक्त है क्या, तब एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आए। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ये बताया कि टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम चेंज होता है। आप किस रेफरेंस से टाइम को देख रहे हैं, आप कौन से रेफरेंस में हैं, वहां से वक्त चेंज होगा। ये इनकी देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टी डैश इक्वल टू, हालांकि इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, एम हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे वी भी हो सकता है, तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स। लेकिन ये है आपकी टाइम की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टी डैश है आपका चेंज इन टाइम और टी आपका है रेस्ट टाइम। v इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविटी में हमेशा जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट को ले लें रिलेटिविटी आ जाएगी। अब दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि वक्त जो है वो बदलता रहता है, वक्त चेंज होगा और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जितना ज्यादा हम तेज चलते जाएंगे उतना ज्यादा वक्त धीमे होता जाएगा।
और अगर आप लाइट की स्पीड में पहुंच गए तो वक्त रुक जाएगा, यानी कि वक्त बढ़ेगा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस एग्जांपल से लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स और हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल अलग है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि वक्त जो है, मतलब जैसे मान लीजिए कि वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात करती है कि अब मान लीजिए कि एक ट्रक है, यहां पे दो बच्चे बॉल खेल रहे हैं, आप बाहर खड़े हुए हैं, अब आप इन बच्चों को देख रहे हैं, तो ये बॉल खेल रहे हैं, बॉल इधर फेंक रहे हैं, ये बच्चा इधर फेंक रहा है। तो अब ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए वक्त अलग है, इनके लिए सब कुछ कांस्टेंट है क्योंकि ट्रक के अंदर है। लेकिन अगर आप देखेंगे इनको तो आपके लिए वो वक्त अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप स्पीड जोड़ेंगे। कहने का मतलब है स्पीड और टाइम रिलेटिव हैं एक दूसरे से। स्पीड और टाइम एक दूसरे से रिलेट करता है, स्पीड की वजह से टाइम चेंज होता है। तो यहां पे आप जब देखेंगे तो आपके लिए क्या है स्पीड, इनके लिए तो स्पीड क्या है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। लेकिन आपके लिए ट्रक की स्पीड मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बॉल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से फेंक रहा है, तो 40 प्लस 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपके लिए स्पीड हो जाएगी। ये होगा आपके लिए। लेकिन इनके लिए, ये अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लिए भी तो धरती घूम रही है ना, क्योंकि सब कुछ मोशन में है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। यहां पे तो वक्त चलो सबके लिए क्वांटम मैकेनिकली अलग तरीके से, एटॉमिक लेवल पे वक्त जो है वो बदलता है। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, स्टीफन हॉकिंग ने भी ये बहुत एग्जांपल यूज किया है और आइंस्टीन ने भी ये बताया था। हालांकि इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, थ्योरेटिकल है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक ऐसी चीज बनाना, क्योंकि लैब में प्रूव किया गया है ये, लेकिन कोई भी ऐसी चीज बनाना जो कि लाइट की स्पीड, कोई भी ऐसी मशीन बना जो कि लाइट की स्पीड तक भी पहुंच जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप एक मिनट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में क्या इतने मीटर, मतलब करोड़ों अरबों मीटर आप नहीं हो ही नहीं सकता। कितना फ्यूल लगेगा, हम नहीं कर सकते। अब ये आपका स्पेसक्राफ्ट है, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, और हमने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना दिया जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा। जब आप इस स्पेसक्राफ्ट को देखोगे, लाइट की स्पीड क्या छोड़ो, अगर 90% ऑफ द लाइट की स्पीड भी इसने अटेन कर ली, जब आप इस स्पेसक्राफ्ट को देखोगे तो यहां पे ये स्पेसक्राफ्ट आपको बहुत ही धीमे 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 चलता दिखाई देगा। लेकिन ये लड़की के लिए टाइम नॉर्मल है, इसके लिए घड़ी जो है वो अलग है। यानी कि आपकी जो घड़ी है वो नॉर्मल आपके लिए चलेगी, लेकिन इसकी घड़ी जो है आपके लिए बहुत धीमे चलेगी। समझे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर घड़ी लगी हुई है वो इस लड़की के लिए तो नॉर्मल चलेगी, जैसे वक्त जाता है इस लड़की को लगेगा सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये घड़ी बहुत स्लो चलेगी। जब ये 1 साल बाद धरती पे वापस आएगी, आपने मान लीजिए कि 2010 में इसको छोड़ा, नहीं 2020 है ना, 2020 में स्पेसक्राफ्ट गया, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने इसको स्पेस में छोड़ दिया, तो 2020 में ये स्पेसक्राफ्ट गया। अब ये लड़की बोली कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। ये लाइट की स्पीड से स्पेस में गई और 1 घंटे में आ गई, लेकिन जब ये धरती पे आएगी तो धरती 100 साल आगे बढ़ चुकी होगी, 3020 में आएगी, क्योंकि इसके लिए वक्त बहुत धीमे चल रहा है, आपके लिए वक्त तेज चल रहा है, नॉर्मल है। लेकिन लाइट की स्पीड यहां पे रिलेटिव है, टाइम और स्पीड जो है वो रिलेटिव है। यही तो इस इक्वेशन में बताया है ना, टाइम और स्पीड इज रिलेटिव एक दूसरे के। तो 100 साल यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए होंगे, और इस लड़की के लिए खाली 1 घंटा। इंटरस्टेलर मूवी देखो, उसमें समझ में आएगा। ये पहली चीज है कि लाइट की स्पीड जो है वो टाइम को इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे जैसे आप तेज जाएंगे वैसे वैसे वक्त धीमे होता जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, मैंने एक डायग्राम लगाया था यार, कहां चला गया, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, जब आप यहां पे हैं, आपके लिए टाइम नॉर्मल है, तो पल्स ऑफ लाइट ऐसे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे, समझ गए? अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होता है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, 1 सेकंड में ऊपर नीचे। लेकिन दोस्तों जब आप स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत तेजी से जा रहा है, तो टाइम डायगनली जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर से मैं बताता हूं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, आप यहां, ये धरती है, आप यहां पे खड़े हुए हैं,
तो आपके लिए टाइम ऐसे ऐसे जाएगा, ये 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन जो लड़की, अब जैसे ये स्पेस क्राफ्ट में है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, तो इसके लिए टाइम ऐसे जाएगा, यहां पे ये डायगनली, तो यहां पे वक्त ज्यादा लग रहा है भाई। ऊपर नीचे जहां पे 1 सेकंड लगेंगे, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम को भी तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वक्त अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। आप इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो ट्रेन है, ठीक है, वो धीमे चल रही है, तो आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दें तो आपको पकड़ने में उसको कठिनाई होगी, आपको ज्यादा वक्त लगेगा पकड़ने में। आप जो है यहां पे वक्त है, और वो ट्रेन जो है वो है स्पीड, वो तेजी से जा रही, जितनी ज्यादा स्पीड होगी वक्त को उतना टाइम लगेगा कैच करने में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अब मान लीजिए स्पेस क्राफ्ट 1 सेकंड में, ठीक है, ये आपका टाइम है, ठीक है, ये आपके लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्योंकि अप एंड डाउन जा रहा है जो पल्सेस हैं, लेकिन इसके लिए ये डायगनली जा रही है। तो जो आपके लिए 1 सेकंड है, इसके लिए आधा सेकंड होगा, जो आपके लिए 2 सेकंड है, इसके लिए 1 सेकंड होगा, जो आपके लिए 3 सेकंड, इसके लिए 1.5 सेकंड। मतलब अब कैलकुलेशन पे वो डिपेंड करता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। यानी कि यहां पे वक्त को वक्त लगेगा, क्या बात है, वक्त को वक्त लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। तो जो टाइम है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी तेज आप होते जाएंगे उतना धीमे जो है वो वक्त चलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, समझ गए। अब ये बात होगी स्पीड ऑफ लाइट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पेस और टाइम। ग्रेविटी से भी टाइम इफेक्ट होता है, ये है स्पेस ऑफ टाइम। स्पेस और टाइम एक ही चीज है, आप इसको चादर की तरह देख सकते हैं। आप अपनी चादर लीजिए, आप उसमें कोई भारी चीज डाल दीजिए, तो वो चादर जो क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी, वॉर्प हो जाएगी बेसिकली। स्पेस टाइम भी बिल्कुल ऐसे ही है, जहां पे ज्यादा ग्रेविटी होगी, जैसे सूरज अपने इधर उधर जो उसका स्पेस एंड टाइम है उसको वॉर्प करेगा। एक और मैं एग्जांपल बहुत बढ़िया बताता हूं। आप बोलेंगे सर इसका टाइम से क्या लेना देना, अक्सर लोग स्पेस एंड टाइम समझ नहीं पाते हैं। वक्त धीमे और तेज हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपका रूम है इतना बड़ा, ठीक है, ये आपका रूम स्पेस एंड टाइम है, और आप यहां पे खड़े हो। अब आपको यहां से यहां पे आना है, तो मान लो 3 सेकंड लग रहा है, नहीं 3 सेकंड नहीं, ये आपका रूम है, आपको यहां पे यहां से आना है, ये दरवाजा, और यहां से निकलना है, तो आपको मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, चलो 3 सेकंड भी बोल देते तो क्या ही चला जाता, 5 सेकंड लग रहे हैं। अब हमने कोई भारी चीज इस स्पेस एंड टाइम में रख दी, मान लो सूरज रख दिया, तो आपका ये जो स्पेस एंड टाइम है ये वॉर्प हो गया, मतलब ये सिकुड़ गया। अब ये इतना हो गया तो आपको वक्त कम लगेगा ना, आपको वक्त कम लगेगा, 5 सेकंड की जगह 3 सेकंड लगेंगे। स्पेस एंड टाइम अगर वॉर्प होता है तो वक्त भी उसके साथ बदलता है, क्योंकि स्पेस एंड टाइम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेम ही है। ठीक वैसे ही जैसे चादर पे आप कुछ भी भारी डालेंगे तो वो सिकुड़ जाता है, वैसे ही स्पेस एंड टाइम, जहां ज्यादा ग्रेविटी होगी वहां पे वक्त जो है वो धीमे चलेगा, जहां पे कम ग्रेविटी होगी वो कम वॉर्प करेगा स्पेस एंड टाइम। अब देखिए यहां पे वक्त जो है वो आसानी से सीधे निकल जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसे होके जाएगा, वॉर्प हो गया है यहां पे, तो वक्त धीमे जाएगा ना, सीधे जाएगा तो अब यहां पे देखिए टाइम लग रहा है यहां तक जाने में, वक्त को पूरा सर्कल लेके जा रहा है। और यही उसमें होता है, यही मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले में भी एग्जांपल में, कंसेप्ट सेम है कि ऐसे टाइम अप एंड डाउन जाएगा, लेकिन जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम ऐसे उसको वक्त लगता है, डायगोनली जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करता है, समझे। तो वक्त जो है, इसीलिए ब्लैक होल के पास वक्त धीमे चलता है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, सामने ब्लैक होल है, ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है भाई, लाइट की स्पीड तक को खींच लेता है वो, तो मतलब प्रकाश को भी खींच लेता है। तो अगर मैं सामने आपको देख रहा हूं, आपके लिए तो टाइम नॉर्मल है, आप जा रहे हैं बढ़िया ब्लैक होल में। मेरे लिए, मैं आज मान लीजिए 30 साल का हूं, 100 साल हो जाएंगे, आप जाएंगे ही नहीं उस ब्लैक होल में, क्योंकि आपके लिए टाइम ही रुक जाएगा, वक्त रुक जाएगा। अब क्या हम टाइम को रिवर्स कर सकते हैं? दोस्तों इस पे बहुत डिबेट है, लेकिन टाइम को रिवर्स वैसे किया नहीं जा सकता। हां हो सकता है, अगर लाइट की स्पीड से आप ज्यादा ले जाओ तो भाई टाइम रिवर्स चलने लगेगा। मैंने अभी क्या बताया, ये मान लीजिए स्केल है, ये 0 तक है। अब लाइट की स्पीड पे जब आप जाओगे, देखिए ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। लाइट की स्पीड पे आप यहां पे हो, आप लाइट की स्पीड पे जाओगे तो आप धीमे 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 क्या आपका वक्त धीमे आएगा, आप 0 पे आ जाओगे। लाइट की स्पीड तक पहुंच गए तो आप 0 पे आ जाओगे। अब लाइट की स्पीड से ज्यादा चले जाओ तो आप पीछे चले जाओगे।
ऐसा हो सकता है, हालांकि थ्योरेटिकली मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली तो अभी तक, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी तक कोई ऐसा मशीन बन ही नहीं सकती जो लाइट की स्पीड तक चल जाए। तो हम एक्सपेरिमेंटली हो सकता है बाद में प्रूव कर दें, फ्यूचर में प्रूव कर दें, अभी नहीं प्रूव कर सकते। तो ऐसे टाइम जो है वो इफेक्ट होता है, ग्रेविटी से टाइम इफेक्ट होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपने सुना होगा, रॉड को लाइट की स्पीड से फेंको, रॉड गायब हो जाती है। तो यही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये सारी चीजें पॉसिबल है, सब फेनोमेना पॉसिबल है। एवरीथिंग, टेलीपोर्टेशन से लेके क्वांटम इंटैंगलमेंट तक, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।